स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 7 नवंबर 1950 तिब्बत पर चीन के कब्जे के महीने भर बाद और सरदार पटेल के निधन से 1 महीने पहले। डियर जवाहरलाल, चीन ने हमें पीसफुल एटीट्यूड दिखाकर धोखा दिया है। कई सेंचुरीज बाद भारत के सामने ऐसी सिचुएशन आई है कि भारत को एक साथ 2 फ्रंट्स पर टैकल करना पड़ रहा है। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रखना होगा और जरूरत पड़े तो स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्टेप्स भी लेने चाहिए। साथ ही इस मसले पर हमें जल्द ही एक कैबिनेट मीटिंग और इमीडिएट डिसीजंस लेने की जरूरत है। कहते हैं सरदार पटेल द्वारा लिखे गए इस लेटर का पंडित नेहरू पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन पटेल की हर वो आशंका तब सही साबित हो गई जब 1962 के वॉर में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया और तवांग जिसे चाइना की चिंग डायनेस्टी से लेकर ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में रखना चाहे, वो सरदार पटेल की सूझबूझ से भारत का हिस्सा बनने के बाद भी आए दिनों भारत और चीन के बीच विवाद की वजह बनता रहता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि तवांग भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत इसे कैसे डिफेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आइए से पहले इंडिया एंड चाइना बॉर्डर्स के डिवीजन एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस के साथ इसके हिस्ट्री को समझ लेते हैं, जो इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर डिवीजन में शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी रही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनमें वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर शामिल है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख भारत की ओर है और तिब्बत एंड शिनजियांग चाइना की ओर। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इंडिया की ओर है और तिब्बत ऑटोनमस सेक्टर चाइना की ओर, जबकि ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश इंडिया की ओर है और तिब्बत ऑटोनमस चाइना की ओर। दोस्तों, यही वो रीजन है जहां पर मैकमोहन लाइन बनी है और इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। देखा जाए तो एक वर्किंग डिमार्केशन है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC भी कहते हैं। 1962 वॉर के बाद दोनों देशों ने इस इनफॉर्मल LAC को अपनाया था ताकि दोनों देश शांति से आगे डिस्कस कर सके। बाद में चलकर 1993 में यही बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट में मेंशन्ड है और उस समय दोनों देशों ने यह फैसला किया था कि वो ये बॉर्डर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों, कुछ टाइम बाद ही दोनों देशों में डिस्प्यूट होने लगे। भारत के मुताबिक जहां इस बॉर्डर की लेंथ 3488 किलोमीटर है, तो वहीं चाइना के मुताबिक ये लेंथ बस 2000 किलोमीटर से बस थोड़ी ज्यादा है। और तो और दोस्तों, चाइना शुरुआत से ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता आया है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अरुणाचल प्रदेश की जियोग्राफी भी है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करने के पीछे चाइना की एक स्ट्रेटजी है। दरअसल ये टोटल एरिया 83,743 स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा स्टेट है। जियोग्राफिकली इस रीजन में 98% फॉरेस्ट कवर और 2% वाटर है। साथ ही स्टेट भूटान, तिब्बत जो कि चाइना का ऑटोनमस रीजन है और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, यही वजह है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसी के चलते इंडिया और चाइना के बीच क्लैश देखे जा रहे हैं। हालांकि इस विवाद की कुछ जड़ें इतिहास से भी जुड़ी हैं, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1826 में, जब ब्रिटिशर्स ने एंग्लो बर्मीज वॉर के थ्रू असम को अपने कब्जे में कर लिया था। उस समय असम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता था। इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने अरुणाचल की लोहित वैली में टी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था और देखा जाए तो उस समय तक ये एरिया ना तो तिब्बत के कंट्रोल में था और ना ही चाइना के। इसी के साथ ब्रिटिशर्स की नजर तिब्बत रीजन पर पड़ी। उन्होंने ये कहा कि वो उस रीजन पर अपना एक पासेज बनाना चाहते हैं ताकि वो चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सके। लेकिन दोस्तों, तिब्बत ने इसके लिए मना कर दिया। उसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यह डिसाइड किया कि वो तिब्बत पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करेंगे और इसके पीछे उनका एक कंसर्न भी था कि कहीं रशिया इस टेरिटरी में एंटर न कर ले, क्योंकि वहां पर एक पावर वैक्यूम दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इसीलिए कर्जन ने 1903 में सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड को एक मिलिट्री एक्सपेडिशन के साथ तिब्बत भेजा और 1904 के अंत तक आते आते सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर अपनी एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर ली। देखा जाए तो उस समय चाइना में चिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था और उसी वक्त से चिंग डायनेस्टी तिब्बत की सरकारों पर और एस्टैब्लिशमेंट पर अपना हक मानती थी। दोस्तों, उनका हमेशा से ही मानना था कि तिब्बत उनकी कंट्री और कल्चर का एक अमूल्य हिस्सा है।
लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि तिब्बत पे चाइना का रूल हो और इसीलिए वो तिब्बत के साथ अपने रिलेशंस को सिर्फ डिप्लोमेटिक और ट्रेडिंग तक ही सीमित रखते हैं। दोस्तों, इसका एक रीजन ये भी था कि तिब्बत भी अपनी कंट्री में फॉरेन इन्फ्लुएंस को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता था और तिब्बत के इस फैसले को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट भी किया। दोस्तों, फिर एक वक्त आता है जब 1911 में चिंग डायनेस्टी खत्म होने के कगार पर आने लगती है और 1914 में चिंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के नए मोनार्क के बीच एक कन्वेंशन होता है और इसे शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कन्वेंशन में डिसाइड किया गया था कि तिब्बत को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें आउटर और इनर तिब्बत का पार्ट शामिल था और जो लाइन ये डिवीजन करती उसे मैकमोहन लाइन कहा गया और ये नाम ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, आउटर तिब्बत इंडिया की तरफ था और इनर तिब्बत चाइना की तरफ। साथ ही ये बात भी स्वीकार की गई कि चाइना के आउटर तिब्बत में एक नॉमिनल सॉवरेंटी बनी रहेगी, लेकिन सरकार होगी लामास की, जिसे गैंडन पोड्रे गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ तिब्बतन्स के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने तिब्बत की लोकल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐन मौके पर चाइना ने उस एग्रीमेंट को बैकआउट कर दिया। लास्ट में इसके ड्राफ्ट कन्वेंशन पर सिर्फ ब्रिटिशर्स और तिब्बतन के ही साइन हुए और इसी के साथ तवांग का एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। दोस्तों, इसके बाद बड़ा बदलाव हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दिखाई देता है, क्योंकि ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर में एक अलाइड फोर्सेस का हिस्सा था और इसीलिए 1938 में तवांग का एरिया भी एक्सिस पावर्स के अटैक में आ गया। दोस्तों, इस बीच सरदार पटेल जो इन सब घटनाओं पर नजर रखे हुए थे, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा लग गया था कि आज नहीं तो कल तिब्बत पर चाइना का अटैक जरूर होगा। इसी के साथ सरदार पटेल काफी दूर का सोचते हुए पहले से 2 लोगों को तवांग के क्षेत्र में अपॉइंट कर देते हैं। उनमें से एक थे जयराम दौलतराम, जो कि नेफा यानी कि आज के अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, और दूसरे थे मेजर बॉब खतिंग। दोस्तों, ये दोनों डायरेक्टली सरदार पटेल के गाइडेंस में काम कर रहे थे और दिलचस्प बात यह है कि सरदार पटेल की 1950 में डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से पहले ही अपने दोनों सिपाहियों को यह बोल रखा था कि आपको तवांग में एक आउटपोस्ट जरूर बनाना है। सरदार पटेल का हमेशा से कहना था कि हमें तिब्बत और चाइना की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तवांग जो हमेशा से हमारा क्षेत्र है, वहां पर असम राइफल्स के जवान जरूर होने चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ 1951 में मेजर बॉब खतिंग अपने ट्रूप्स के साथ तवांग पहुंचते हैं और वहां पर अपने आउटपोस्ट बना लेते हैं। ऐसे में इस बात को कहने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता से ही तवांग हमें मिल पाया और इसी के चलते इसे सरदार्स लास्ट गिफ्ट टू इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद होता यह है कि अक्टूबर 1951 में दलाई लामा को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से 17 पॉइंट प्रोग्राम पर प्रेशराइज किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 1959 में दलाई लामा इंडिया में शरण लेने आते हैं और जिस रास्ते से दलाई लामा भारत आते हैं उसकी एंट्री भी तवांग वैली से ही होती है। दोस्तों, इसके बाद से ही चाइना और इंडिया के रिश्तों में दरार आने लगती है और इसका नतीजा हम 1962 के वॉर के रूप में देखते हैं। देखा जाए तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक मानता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी ज्यादातर तवांग के इलाके पर रही है और इसके पीछे चाइना के कुछ रीजंस हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे भी समझते हैं। दरअसल शुरुआत से ही तवांग का एरिया चाइना के लिए कल्चरली एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए हमें दोनों पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले कल्चरल इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, तवांग में तिब्बतन मॉनेस्ट्री मौजूद है, जिसे वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री कहा गया है। चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि तिब्बत के लोगों का बुद्धिज्म मॉनेस्ट्रीज में बहुत विश्वास है और इसलिए वो तवांग को कंट्रोल में लेकर एक एथनिक इन्फ्लुएंस हर जगह पर डालना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा तवांग की पॉपुलेशन में मेनली मोनपा ट्राइब के लोग शामिल हैं, जो एक अलग एथनिक आइडेंटिटी के साथ तिब्बतन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं और चाइना की नजर में ये ट्राइब तिब्बतन रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल सेट कर सकता है और इसीलिए चाइना इस ट्राइब को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। साथ ही तवांग में चुमी ग्यात्से फॉल्स है, जहां पर 108 वाटरफॉल्स का एक संग्रह है और ये जगह बुद्धिस्ट के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, इन सब के अलावा तवांग का इलाका हाईली रिच नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, जैसे कि टिम्बर, मिनरल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे में तवांग कल्चरल इंपॉर्टेंस के साथ ही चाइना की बढ़ती इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, चाइना के लिए तवांग के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझे तो तवांग के नॉर्थ में बमला पास मौजूद है। देखा जाए तो बमला पास तवांग के और चाइनीज तिब्बत ऑटोनमस रीजन पर एक बॉर्डर पास है। ये वही पास है जिसकी मदद से 1962 में चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया पर अटैक किया था। दोस्तों, इसके अलावा चाइना यह भी जानता है कि अगर इंडिया के साथ उसका युद्ध शुरू हो जाता है
तो भारतीय सेना का चाइना तक पहुंचने का सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता अरुणाचल प्रदेश से ही होता हुआ नजर आता है और इसीलिए चाइना बड़ी मजबूती के साथ अरुणाचल पर अपना क्लेम कर रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी वजह यह भी है कि अगर चाइना तवांग पर हमला करता है, ऐसे में वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। और देखा जाए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इकलौता ऐसा रास्ता है जो बाकी इंडियन स्टेट्स को नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जोड़ता है। इन सब के अलावा तवांग की लोकेशन चाइना को एक ट्राई जंक्शन बॉर्डर का एक्सेस भी देती है, जो कि भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में है। और दोस्तों, इस ट्राई जंक्शन की मदद से चाइना अपने ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट्स को बड़ी ही आसानी से बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि तवांग ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन के काफी नजदीक है और ये रिवर चाइना और बाकी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तो रहे चाइना के प्रेजेंट रीजन्स, लेकिन आइए अब ये देख लेते हैं कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है। दोस्तों, 19 अक्टूबर 1962 को चाइनीज सोल्जर्स ने बमला पास की मदद से तवांग के एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। भारतीय सेना वॉर के लिए तैयार नहीं थी और इसका खामियाजा हमें देश के जवानों की जानों के रूप में भुगतना पड़ा। दोस्तों, न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1962 की वॉर में 800 से भी ज्यादा भारतीय सिपाही मारे गए और हजारों की संख्या में चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए। दोस्तों, 1962 वॉर के दौरान कुछ टाइम के लिए जरूर तवांग चाइना के कब्जे में आ गया था, लेकिन चाइना ने खुद वॉलंटरीली अपनी फोर्सेस को विथड्रू कर लिया। दोस्तों, मिलिट्री के साथ चाइना ने साल दर साल साइकोलॉजिकली भी इंडिया के साथ खेला है। दरअसल साल 2007 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को यह कहकर वीजा नहीं दिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का ही पार्ट है, ऐसे में भला अपने नागरिकों को वीजा क्यों दिया जाए। और दोस्तों, इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसके अलावा साल 2009 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब अरुणाचल प्रदेश की विजिट पर आते हैं, तब चाइना इसका ऑब्जेक्शन करता है। वो कहता है कि हम इस विजिट को परमिशन नहीं देते। और दोस्तों, जवाब में इंडिया भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही हिस्सा है और हमें किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद साल 2017 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, जो कि तवांग के काफी नजदीक है। दरअसल इंडियन ट्रूप्स को यह खबर मिलती है कि चाइनीज मिलिट्री डोकलाम की टेरिटरी पर रोड बना रही है और इसी को रोकने के लिए इंडियन ट्रूप्स अपने साथ बुलडोजर्स लेकर आते हैं और 73 डेज तक दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ जारी रहता है। और दोस्तों, आखिरी बार दोनों देशों के बीच साल 2020 में एक घातक भिड़ंत देखने को मिलती है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की नवंबर 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास की एक सैटेलाइट इमेज डाली थी और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास ढेर सारा डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, इंडिया को जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहिए। और आइए अब ये समझ लेते हैं कि भारत तवांग को कैसे डिफेंड कर रहा है। दोस्तों, तवांग को प्रोटेक्ट करना इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए काफी क्रूशियल है। जैसा कि हमने अब तक देखा है कि चीन कैसे और कितनी बार इस रीजन को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर चुका है, जबकि भारत तवांग को हिस्टोरिकल एंड लीगल ग्राउंड्स पर डिफेंड कर रहा है। दोस्तों, भारत का ये मानना है कि एंशिएंट टाइम्स से ही अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और इसका कनेक्शन लोकल फोक टेल्स में लॉर्ड कृष्णा द्वारा रानी रुक्मिणी को अरुणाचल प्रदेश से रेस्क्यू किए जाने के रूप में देखा जा सकता है। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और हमारे अरुणाचल प्रदेश की रुक्मिणी, पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला ये रिश्ता है। मुझे और आपको जोड़ने वाला रिश्ता। दोस्तों, इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तवांग और इस रीजन के कई फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ युद्ध लड़ा। बाद में 1914 में ड्रॉ की गई इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर को डिफाइन करने वाली मैकमोहन लाइन के बेस पर भी भारत तवांग को डिफेंड करता है। दोस्तों, देखा जाए तो आजादी के बाद 1960 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने तवांग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया। इससे न सिर्फ तवांग की कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से बेहतर हुई, बल्कि सैनिकों की आवाजाही और सप्लाईज को पहुंचाने में भी सुविधा हुई। साथ ही तवांग सहित इस रीजन में कई एयरपोर्ट्स, एयरबेसेस और ब्रिजेस बनाए गए। दोस्तों, इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए तवांग में मिलिट्री बेसेस को भी एस्टैब्लिश किए हैं। आज भारत तवांग में एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन सिस्टम्स को तैनात कर रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं और ये सारे डिप्लॉयमेंट्स भारत की बढ़ती मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा हैं। दोस्तों, इंडिया इस रीजन में चाइना की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने और किसी भी तरह की इंसर्जेंसीज को रोकने के लिए इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। इसमें रॉ एंड आईबी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, जो तवांग में ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय अब मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे कि ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेज के जरिए चाइनीज एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है।
दोस्तों, इंडिया यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स शामिल हैं, जो इस रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और बेहतर कर रही है, ताकि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट तवांग की यूनिक कल्चरल हेरिटेज, जिसमें तवांग मोनेस्ट्री मुख्य रूप से शामिल है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प कर रही है। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत ने कई बार चीन के साथ इस डिस्प्यूट को पीसफुली सुलझाने के प्रयास किए हैं। हालांकि चीन के न मानने पर भारत तवांग को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी डिफेंड कर रहा है। देखा जाए तो इस रीजन में चाइना के एग्रेसिव टेरिटोरियल क्लेम्स को काउंटर करने के लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि तवांग पर भारत के दावे को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट करती है, जिसमें अमेरिका जैसा देश शामिल है, जो तवांग को भारत का पार्ट रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तवांग को डिफेंड करने के मामले में भारत का अप्रोच मल्टीफैसेटेड है, जिसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोकल पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना और अन्य देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स शामिल है। दोस्तों, एक बार पुणे यूनिवर्सिटी में एक स्पीच के दौरान हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने यह बताया था कि चाइना एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट कर रहा है, ताकि वो यूएस को रिप्लेस कर सके। देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान चाइना ने 12 पॉइंट पीस प्लान मॉस्को में जाकर सजेस्ट किया था, और रूस के प्रेसिडेंट ने भी चाइना के इस कदम को खूब सराहा था। दोस्तों, इससे हमें ये बात पता चलती है कि इंडिया को भी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ानी होगी, और इंडिया को भी ग्लोबल पीस प्रोवाइडर का काम करना होगा, ताकि चाइना से अगले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फॉरेन पावर्स हमारे सपोर्ट में खड़ी हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपने विचार इस टॉपिक पर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।